हाय गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया। फिर से मैं आ गया एक फोर्थ एपिसोड हमारा वीडियो लेक्चर्स के सीरीज़ का। तो 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं बहुत बिज़ी था। शेड्यूल मेरा बहुत बिज़ी था जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज फिर से मैं 12th क्लास का जो फिज़िक्स है उसका सीरीज़ का चौथा एपिसोड लेकर आया हूँ। काफ़ी मोहब्बत और प्यार मिला आप लोगों से वीडियोस बनाने के बाद। काफ़ी बहुत बहुत मज़ा आ रहा है मुझे वीडियोस अपलोड करके। और ऐसे ही बस मोहब्बत और प्यार बना के रखिए। ऐसे ही एप्रिशिएशंस मेरे तरफ आप लोगों का रहा तो मैं 12th का पूरा सीरीज़ के साथ साथ 11th का भी सीरीज़ लेके आऊँगा। तो बस मैं मेरे तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी चूँकि मैं इनिशियल फ़ेज़ में हूँ तो मुझे प्रमोट करिए। मेरा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जो भी सजेशंस हो वीडियो का, आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट का सजेशन हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग फ़िज़िक्स का। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मोड्स ऑफ चार्जिंग, सब कुछ मोड्स ऑफ चार्जिंग में हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका शुरू करना चाहूँगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों को डिस्कस करना है कि जब कोई दो चार्ज्ड बॉडी होता था, हम जानते थे दो चार्ज्ड बॉडी होता था, तो दो चार्ज्ड बॉडी के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन भी हो रहा था। ये डिपेंड करता था कि कोई दो चार्ज बॉडी जो है वो क्या वो सिमिलर पोलैरिटी का है, यानी कि सिमिलर चार्ज है, दोनों में सेम चार्ज है, प्लस प्लस है तो दोनों में रिपल्सन होता था, प्लस माइनस होता था तो दोनों में क्या होता था, अट्रैक्शन होता था। तो हम लोग कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक लॉ दिया। अब ये लॉ क्या है, मान लीजिए कोई दो पॉइंट चार्ज है, सपोज कोई दो पॉइंट चार्ज, ये Q1 है और ये Q2 है। ये जो दो पॉइंट चार्ज है ना, इसके बीच का डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, R कह रहे हैं, R, सिर्फ R, इसके बीच का डिस्टेंस को R कह रहे हैं। ये पॉइंट चार्ज Q1 है, ये पॉइंट चार्ज Q2 है और बीच का डिस्टेंस R है। तो ये दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ या अगर दोनों पॉजिटिव, मान लीजिए कि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों में रिपल्सन हुआ होगा, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अब जो ये रिपल्सन हो रहा है ना, मान लीजिए इसमें रिपल्सन हो रहा है, दोनों पॉजिटिव होने की वजह से रिपल्सन हो रहा है, तो रिपल्सन किसकी वजह से हो रहा है, एक कोई ना कोई फोर्स की वजह से, F, और ये भी F फोर्स। ये जो दोनों फोर्स है ना, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों, अभी मैं बताऊंगा क्यों सेम होगा। मान लीजिए कि ये Fe फोर्स है, अभी Fe फोर्स कहेंगे क्या, ये Fe क्या है, यहाँ पे Fe क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये होता क्या है, देखिए मैं डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखाऊंगा, मैं नोट्स दे दूंगा डेफिनेशंस के लिए। डेफिनेशन से बेहतर है हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, तो डिफाइंड ऐसे करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स when they are separated by a finite distance। कुल मिला के बात क्या कर रहे हैं, देखिए ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, अगर ये इन्फिनिटी में हो, ये Q2 चार्ज पार्टिकल बहुत दूर में, बहुत दूर जब कोई चीज़ रेंज से बाहर चले जाता है तो उसको इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी कोई पॉइंट नहीं है, एक मतलब जब आपसे इतना दूर कि इस पे इसका कोई प्रभाव ही ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। तो अगर ये Q2 चार्ज इन्फिनिटी में हो, क्या Q1 का फोर्स उस पर लगेगा, नहीं लगेगा ना, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा क्योंकि बहुत दूर है। तो अगर
फाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो इसके दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, और कौन सा फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के बीच में? इलेक्ट्रिक फोर्स। गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रिक फोर्स क्लियर है? डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझना। समझ गए? चलिए, अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कूलम ने कहा, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कूलम ने क्या कहा, तो देखिए कूलम ने कहा, पहले मैं समझा देता हूँ फिर लिखा देता हूँ। तो कूलम ने क्या कहा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, या नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस मतलब Q1 और Q2 के प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। बात समझ में आ रही है? कैसे डेफिनेशन देंगे? तो देखिए लिख रहा हूँ मैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely चलिए नेक्स्ट पेज में मैं जाता हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर of the distance between को मैं ऐसे लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखना है, between square of the distance between the point ओके एक सेकेंड, चार्जेस। ये है स्टेटमेंट किनका? कूलम का। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कूलम ने। तो कूलम ने ये स्टेटमेंट किसके लिए दिया? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। और क्या इलेक्ट्रिक फोर्स का? मैग्नीट्यूड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड को कैसे लिख सकते हैं अब आप? तो देखिए, अब यही स्टेटमेंट को मैं अगर सिंपल मैथमेटिकल टर्म में लिखना चाहूँ तो इन्होंने क्या कहा? देखिए, फोर्स Fe इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, मैग्नीट्यूड बोल रहा है तो यहाँ मॉड भी दे सकते हैं आप, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या कहा? R स्क्वायर का, मतलब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो कंबाइंडली इसको क्या लिख सकते हैं आप? कंबाइंडली अगर दोनों स्टेटमेंट को एक साथ रखा जाए तो क्या होगा? Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। अब मॉड मैं कैरी ऑन नहीं करूँगा, बस क्यों समझना है कि हम हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है आपको, प्लस या माइनस नहीं रखना है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? R स्क्वायर का। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। चलिए Q1 Q2, हमेशा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, ये तो पता होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अब ये K क्या है? एक नया टर्म आ रहा है ना हमारे पास, ये एक K जो आ रहा है एक नया टर्म आ रहा है। ये पहले इसको बॉक्स के अंदर रखिए, बॉक्स के अंदर रखिए इसको, तो बॉक्स के अंदर रखिएगा तो खूबसूरत लगेगा। चलिए, ये फार्मूला याद रखना है, ये 5 स्टार फार्मूला है, ठीक है। मैं यहाँ 3 स्टार दे रहा हूँ, बट ये 5 स्टार फार्मूला आपको याद रखना है। Fe इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर।
बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये इस फॉर्मूला कौन मतलब किस लॉ के थ्रू आया, तो कूलम्ब्स लॉ के थ्रू आया। ठीक है, चलिए अब एक नया टर्म यहाँ आया हुआ है के, तो के को समझ लेते हैं हम लोग, है। तो वेयर इस फॉर्मूला में क्या क्या था, एक नया टर्म के था, के क्या था, इसका नाम है कूलम्ब्स कांस्टेंट, पता है। और ये के का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट नया टर्म है, तो ये अब इसका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू देखा है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या फिर इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन -2, कूलम पर पावर -2। देखिए आगे चलते हैं, देखिए ये तीनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैं बार बार इस तरह का 3 फॉर्मेट नहीं लिखा हूँ, किसी एक फॉर्म में मैं लिख दूंगा, आप समझ जाइएगा हर फार्मूला में यूनिट जब लिखूंगा तो। चलिए अब आगे, ये जो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन है, ये है क्या चीज़। 4 तो समझ में आती है, पाई भी समझ में आती है, पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7। बट एक नया टर्म आ गया, फिर एक नया टर्म आ गया, क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट है क्या चीज़, इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन। क्या है, एप्सिलॉन। और ये जीरो यहाँ जो दे रहे हैं बीच में सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, ये ज़ीरो नहीं है, इसको नोट कहेंगे। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नोट के टर्म में इसको अगर प्रोनाउंस किया जाए तो ये है क्या चीज़, एप्सिलॉन नॉट। बट ये है क्या चीज़, ये है आपको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ, ये ऑफ है सॉरी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। क्लियर है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ इस फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। अब ये एप्सिलॉन नॉट जो नया टर्म आया है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो वैल्यू है ये एयर के लिए, स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए। अगर कोई मटेरियल इसमें डालते हैं किसी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन एम यूज हो जाएगा, मतलब उस मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो मैं आगे डिस्कस करता हूँ उसको। सबसे पहले यहाँ समझिए, ये एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है एयर के लिए या स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा यूनिट भी, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट डायरेक्ट आ जाता है तो यूनिट भी ध्यान रखना है, इसका वैल्यू भी याद ध्यान रखना है, और इसका जो डायमेंशन है वो भी याद रखेंगे। ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ रही है, टर्म्स क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये के जो टर्म था उसका हमने क्या पढ़ा, यूनिट पढ़ लिया, वैल्यू पढ़ लिया, मतलब कूलम्स कांस्टेंट का। अब डायमेंशंस ऑफ के यानी कि कूलम्स कांस्टेंट का डायमेंशन पढ़ लेते हैं। तो डायमेंशन किसी भी फार्मूला का निकालने का तरीका मैं बताया था, F = क्या पढ़ा मैंने, K Q1 Q2/R²। चलिए अब यहाँ K क्या है, K ही तो निकालना था ना हमको, तो क्या हो जाएगा F × R² डिवाइडेड बटा Q1 क्रॉस Q2। अब देखिए डायमेंशन निकालना है ना, तो डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, देखिए 11th का सीरीज़ में मैं सारा डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशन काफ़ी डिटेलिंग के साथ डिस्कस करूंगा, उसमें बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ 3 डायमेंशन याद रखना है आपको। एक लेंथ, देखिए सबसे पहले तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन याद होना चाहिए आपको, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस, उसमें से 3 या 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मास, लेंथ, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत रैपिडली यूज़ होता है।
बाकी आप डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ में 3-4 डायमेंशंस आपको याद होना चाहिए। वो क्या क्या? वेलोसिटी का, जिसका डायमेंशन होता है LT -1, ठीक है। और तीसरा क्या? दूसरा है फोर्स का, इसका कितना होता है MLT -2, समझ गए। एक्सीलरेशन का तो LT -2। ये डायमेंशंस 3-4 डायमेंशंस आपको याद होना चाहिए। चौथा देख लीजिए, अब कौन सा? तो वर्क एनर्जी या टॉर्क का, ये तीनों का डायमेंशन सेम होता है और उसका डायमेंशन क्या होता है ML⁻², T⁻²। ये 4 जो है ना बहुत वाइटल हो जाता है आपको डायमेंशंस को ऑब्टेन करने के लिए। देखिए किसी का याद नहीं है आपको, तो ये 4 याद है तो बाकी सब ऑब्टेन कर सकते हैं। वो कैसे, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सारे ये डायमेंशंस को मुझे पहले डिलीट करने दीजिए, ये स्पेस ले रखा है यहाँ पे। चलिए मैं यूनिट एंड डायमेंशंस पे आऊँगा, सबका टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं हम लोग पढ़ लेते हैं पहले बाकी सब। देखिए अब फोर्स का मैंने अभी बताया आपको, अगर जो नोट डाउन कर लिया तो कर लिया, नहीं तो पीछे बैक करके आप देख लीजिएगा। तो देखिए फोर्स का कितना डायमेंशन है MLT -2, डन, फोर्स का डायमेंशन क्लियर। अब दूसरा लेंथ, ये R है ना, R डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का डायमेंशन L है, L का स्क्वायर है ना, L का स्क्वायर डिवाइडेड बटा Q1 Q2, Q का डायमेंशन कल मैंने डिस्कस किया था, AT था, AT, Q1 का AT, Q2 का भी AT। तो बताइए M का डायमेंशन, टोटल डायमेंशन कितना है? M पर पावर 1 है और एक ही M है तो M1 हो गया। अब L पे देखिए, L पर पावर कितना है? एक यहाँ, 2 यहाँ, तो कितना हो गया? 3। अब T पर पावर डायमेंशन देखिए, T -2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -4 होगा। अब A पर पावर देखिए, एक A यहाँ, एक A यहाँ, 2 हो गया, पावर ऐड करोगे तो 2 हो गया, पावर कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो कितना, क्या डायमेंशन आ गया? डायमेंशन क्या आया? ML⁻3, T⁻⁻4, A⁻−2। गॉट इट और नॉट? क्लियर है? ये डायमेंशन भी 5 स्टार डायमेंशन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। बोर्ड में डायरेक्ट डायमेंशंस पूछ लेता है कूलम्स लॉ का या एप्सिलॉन नॉट का। तो मैं एप्सिलॉन पे भी आता हूँ। पहले डायमेंशंस ऑफ के क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये इसका डायमेंशन पढ़ लेते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशंस की क्या होगा? तो सबसे पहले हम ये तो पढ़े कि एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया। तो एप्सिलॉन नॉट आया था, मैं बता रहा हूँ, K मैंने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मैंने यही इंट्रोड्यूस किया था, तो इसी फार्मूला से हम लोग उसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन 1/4 पाई के, है कि नहीं? अब 1 का तो डायमेंशन कुछ भी नहीं है। चलिए अब 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, दोनों कांस्टेंट है और कांस्टेंट वैल्यूज़ का डायमेंशन नहीं होता। अब K का डायमेंशन अभी पढ़ा मैंने, ML⁻3, T⁻⁻4, A⁻−2 पढ़ा। अब देखिए दोनों ऊपर सब सारा वैल्यूज़ ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव साइन से चेंज हो जाता है। तो M पावर कितना हो जाएगा? -1, L⁻−3, T पर पावर कितना हो जाएगा? 4, A पर पावर 2। कितना इजी हो गया ना? बताइए, एक डायमेंशन याद है तो दूसरा याद हो जाएगा। K का डायमेंशन पता है तो उसको पलट दो, खाली पावर चेंज कर दो, पावर का साइन चेंज कर दो, बस बाकी डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का भी मिल गया। ये भी आपको 5 स्टार कैटेगरी में आता है। गॉट इट और नॉट? क्लियर है? भेजे में घुसा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है, तो वो ऑलरेडी मैं स्लाइड बनाया हुआ हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ लेता हूँ। चलिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या? बताइए। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव का मतलब ही होता है किसी से कंपेयर करना। रिलेटिव का क्या मतलब होता है? किसी से कंपेयर करना। तो हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, रिलेटिव परमिटिविटी को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बुक्स में हर तरीके से अलग अलग तरीके से मेंशन होगा, तो मैं सिंपल टर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रिलेटिव का मतलब ही होता है कंपेयर। तो आप परमिटिविटी का कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ?
मान लीजिए कोई मीडियम का परमिटिविटी भी होना चाहिए, तभी तो उसको किसी स्टैंडर्ड परमिटिविटी के साथ कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड जो परमिटिविटी है ना, वो है एयर, वैक्यूम या स्पेस, जिसका एप्सिलॉन नॉट कह रहे थे। बाकी उसके अलावा जितने सारे परमिटिविटी मीडियम का है, सबका कुछ ना कुछ मीडियम का परमिटिविटी होगा। तो देखिए अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा कि किसी मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बटा एयर का परमिटिविटी। आई बात समझ में? इसी को कभी कभी हम नाम दूसरा नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप सुने हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? देखिए कांस्टेंट है, ये पूरा लिख लीजिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहेंगे। तो अब रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आ रही है। एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी को किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम क्या है यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एप्सिलॉन एम, या एप्सिलॉन भी कभी कभी सिंपली यूज कर लेते हैं। तो क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का इलेक्ट्रिक, वो मेटल हो सकता है, कोई भी मीडियम, कोई भी एयर स्पेस को छोड़ करके बाकी कोई भी मीडियम हो सकता है। और ये क्या? एप्सिलॉन नॉट, ये है, मैं तो पढ़ा दिया इसको, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर, वैक्यूम और स्पेस, एनी स्पेस। ठीक है, क्लियर है? एप्सिलॉन नॉट क्लियर, एप्सिलॉन एम क्लियर, एप्सिलॉन आर क्लियर है, कोई दिक्कत? रिलेटिव परमिटिविटी। एक चीज़ बताइए, एक चीज़ और क्लियर करिए हमको यहाँ, ये है क्या? प्योर रेशियो है। प्योर रेशियो मतलब समझिए, बताइए, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, ये भी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, तो दोनों का यूनिट तो सेम ही होगा ना। तो दोनों का यूनिट भी सेम होगा और दोनों का डायमेंशंस भी सेम। जब यूनिट और डायमेंशन दोनों का सेम है, तो क्या ये दोनों यूनिटलेस, कटकर यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस होगा कि नहीं? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा कि नहीं? ये वाली क्वांटिटी रिलेटिव परमिटिविटी होगा कि नहीं? तो रिलेटिव परमिटिविटी इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग चलेंगे, एक्चुअली बढ़ना था आगे, बट कुछ इम्पॉर्टेंट 11th का कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी आगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले इन बेसिक्स कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फिर हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अप्रोच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या है? आप 11th क्लास में जो अच्छे से पढ़े हैं 11th में तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको समझाऊँ पहले पोजीशन वेक्टर को। तो देखिए, ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो देख, ये ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 होता है, इधर एक्स की तरफ बढ़ेंगे, इधर वाई की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मान लीजिए इस एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1। तो ये जो पॉइंट है ना P, इसको इसका ओरिजिन देखिए, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ पोजीशन है ना, कोई स्टेट है, तो उस पोजीशन को दिखाने के लिए कोऑर्डिनेट यूज़ किए। ये तो कोऑर्डिनेट है ना, अगर हम इसको चाहेंगे कि इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, तो इसका नाम क्या देंगे? पोजीशन वेक्टर। और इस वेक्टर को क्या कह सकते हैं हम लोग? वेक्टर P, या फिर वेक्टर R भी कह सकते हैं। अगर इस पोजीशन वेक्टर को वेक्टर P कह सकते हैं या फिर वेक्टर R भी कह सकते हैं इसको। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो देखिए, ये वेक्टर P या वेक्टर R ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द वेक्टर दैट represent
a point with respect to origin is called position वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर क्लियर होना चाहिए तभी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आएगा। देखिए दोनों वेक्टर ही है बट ये हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बताता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर। अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो समझते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए ऑलरेडी स्लाइड हम बना चुके हैं, तो उसमें पढ़ते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो हम मूवी पढ़ लेते हैं। सॉरी मेरा लाइन्स सीधा नहीं हो पा रहा। चलिए देखिए इधर मान लीजिए ये कोई पॉइंट 1 है ना, इस पॉइंट को पॉइंट 1 कह दे रहे हैं, ये पॉइंट 1 है, मान लीजिए P है सपोज, या 1 ही लेते हैं, चलिए P क्यों नहीं लेंगे, 1 लीजिए, ये 1 और दूसरा पॉइंट हम 2 ले लेते हैं। तो इस पॉइंट 1 को हम क्या कह दे रहे, पोजीशन वेक्टर R1 कह सकते कि नहीं। इस पॉइंट 2 को क्या कह दे रहे, इस पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट करने, इस पॉइंट 2 के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर का नाम क्या लिखिए, वेक्टर R2। देखिए जो वेक्टर R1 और R2 है दीज आर पोजीशन वेक्टर्स। R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर, R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर। क्लियर। अब ये दोनों पॉइंट्स अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है तो पोजीशन वेक्टर कह रहा है। अगर हम बोले कि पोजीशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, मतलब 1 का यहाँ से डिस्टेंस प्लस 1 का डायरेक्शन, ये 1 किधर है 2 के तरफ से, 2 से अगर जाना चाहे तो 1 किधर से जाएंगे, कौन सा रास्ता फॉलो करेंगे और किस डायरेक्शन में हम जाएंगे। तो डायरेक्शन प्लस ये मैग्नीट्यूड यहाँ के डिस्टेंस का, अगर उसको रिप्रेजेंट करें किसी वेक्टर से तो उसका नाम क्या देंगे हम, उसका नाम रखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर विद रेस्पेक्ट टू आर ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, इसको नाम क्या बोल, इसका नाम क्या बोल सकते हैं दोबारा हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद पोजीशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, इसीलिए इसका नाम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। R1 2 क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई दिक्कत, इसका डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है। देखिए इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अनदर पॉइंट ओरिजिन नहीं होना चाहिए, अगर ओरिजिन है तो उसको फिर पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए R12 ये 1 का डायरेक्शन बता रहा है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू 2। अब 2 का अगर जानना होगा हमको पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या हो जाएगा, R2 1 होगा कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, सेम चीज़ यहाँ पे भी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, कोई इशू। अब यहाँ समझिए R12 वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो R12 को याद रखिएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 लिखते हैं। मतलब जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में है उसको बाद में लिखना है। भेजे में घुस रहा है, ये 1 पहले है तो 1 पहले लिखे, 2 बाद में है तो 2। ये एक्चुअली क्यों ऐसा लिखते हैं हम, है ये है 1 2 है क्या चीज़, तो पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो देखिए 1 का है ना, जिसका है उसको पहले लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में उसको बाद में लिखेंगे। गॉट इट। चलिए अब इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ पेज को। चलिए इसी चीज़ को अब अगर हम लिखना चाहें R21, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। गॉट इट और नॉट, क्लियर है। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या दिखा रहा है, तो पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दिखा रहा है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग बढ़ते हैं। ये है आपको यूनिट वेक्टर।
अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये भी 11th का कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेलिंग के साथ वहाँ डिस्कस करूँगा, मैं यहाँ शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई वेक्टर आर, सॉरी यूनिट वेक्टर में पहले ही लिख दिया, मान लीजिए कोई वेक्टर आर है, ठीक है, वेक्टर आर एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है, ठीक है। अब और ये एक्स आई कैप वाई जे कैप है क्या चीज़, किसी वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यूनिट वेक्टर जो होता है ना इस वेक्टर का, वो कैसे लिखेंगे, आर कैप, आर कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को, किससे डिनोट करेंगे, आर कैप से, क्लियर है। तो आर कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर आर डिवाइडेड बटा मॉड ऑफ वेक्टर आर। मॉड क्या है मैं समझा रहा हूँ, ये आर क्या है मैं समझा दिया, वेक्टर आर समझा दिया। अब ये मॉड ऑफ आर है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला देख लीजिए, इसका जो कॉफिशिएंट है ना वेक्टर का एक्स, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस दूसरे जो यूनिट वेक्टर है जे, उसका जो कॉफिशिएंट है वाई, उसका इस भी स्क्वायरिंग करेंगे, और दोनों को जोड़कर स्क्वायर रूट डाल दो। तो क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर हो गया। मतलब कितना मैग्नीट्यूड है, गेटिंग माई पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज रिप्रेजेंट कैलकुलेटेड बाई दिस फार्मूला, एंड वेक्टर आर ऑलरेडी आई हैव एज्यूम्ड, एंड आर कैप इज यूनिट वेक्टर, इसी का नाम है यूनिट वेक्टर ऑफ व्हाट, ऑफ वेक्टर आर। गॉट इट, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्लियर है, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए कि R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो R12 जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो R12, चलिए मैं मान लेता हूँ R12 डिस्प्लेसमेंट है, तो R12 का हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, सबसे पहले यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, यूनिट वेक्टर के का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो 1 होता है, क्या होता है 1, और इसका काम क्या, फिर 1 मैग्नीट्यूड होता है तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्वांटिटी सेम रहेगा, क्वांटिटी में कोई चेंजेस आएगी नहीं। तो इसका क्या काम है, इसका सिर्फ काम है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन दिखाना कि किस डायरेक्शन में, इसीलिए तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ताकि मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस ना आए लेकिन उसका डायरेक्शन को दिखा सके। गेटिंग माई पॉइंट, यूनिट वेक्टर। तो इसका इस यूनिट वेक्टर का क्या काम है, R12 मतलब R1 का कैप माइनस R2 का कैप, या फिर इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, R12 का वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 का मॉड, यानी कि R1 माइनस R2 डिवाइडेड बटा R1 माइनस R2 का मॉड। क्लियर है, ये क्लियर है। मतलब इस यूनिट वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस यूनिट वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस यूनिट वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं। अब अगर हम R21 की बात करें यूनिट वेक्टर, तो R21 में क्या होगा, R21 का वेक्टर डिवाइडेड बाई इस वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बटा R2 माइनस R1, सब में वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ा जाए। अब चलते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो मैं इसमें टाइम लगता है इसलिए मैं लिख के ऑलरेडी रखा हूँ। तो देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले मैं ये बताया कि कोई एक पॉइंट 1 है और कोई पॉइंट 2 है, इसमें Q1 चार्ज है, इसमें यहाँ Q2 चार्ज को प्लेस कर दिया, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस को R कह रहे हैं, लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन अगर दिखाना चाहे तो R1 से 2 का डिस्टेंस या R2 से 1 का डिस्टेंस, तो 2 से 1 का लिखना है तो R21 लिखेंगे, 1 से 2 का लिखना है तो R12 लिखेंगे। अगर कैप लगा दिए तो डायरेक्शन भी उसमें आ गया। गॉट इट। चलिए
R1 क्या है, डिस्प्ले पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1, R2 क्या है, वेक्टर R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए सब समझा दिए, वहाँ पे पीछे ही सब कुछ क्लियर का है। देखिए अब फोर्स का वैल्यू तो ऑलरेडी कूलम ने बता चुका था, बस उसी को डायरेक्शन के साथ दिखाना है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन भी आना चाहिए। तो डायरेक्शन के साथ कैसे लिखेंगे, यहाँ के है। चलिए फॉर्मूला में क्या था, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर था, बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस का स्क्वायर था। अब ये डिस्टेंस कौन सा, ये दोनों के बीच का पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो R12 अगर है, F12 है तो R12 लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन उधर ही दिखाना है। इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, इसका मतलब फोर्स हम किधर निकाल रहे हैं, ये वाला फोर्स की बात कर रहे हैं हम, इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है। तो F12 की बात कर रहे हैं, तो R12 का मॉड का स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। चलिए अब ये डायरेक्शन R12 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमको फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें तो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए R कैप यूज़ कर लिए, R12 का कैप। इसी चीज़ को ऐसे भी नहीं लिख सकते क्या कि Q1 क्रॉस Q2 डिवाइडेड बटा R12 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, यहाँ पे इंटू ही देते हैं। अब यहाँ R12, सॉरी एक थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रही है यहाँ पे, देखिए R12 है, R12 का वेक्टर डिवाइडेड बटा R12 का वेक्टर का मॉड लिख सकते क्या, यही यूनिट वेक्टर पढ़ाया ना अभी थोड़ी देर पहले, यूनिट वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा नहीं हुआ कि Q1 Q2 बटा R12 का वेक्टर का क्यूब हो गया, 3 हो गया ना, ये 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, R12 का कैप। सिर्फ यहाँ क्या हो गया, सॉरी कैप नहीं, वेक्टर। अब इस चीज़ को R1 माइनस R2 भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ इसको भी वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 भी लिख सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो सिंपली इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। कभी भी वेक्टर फॉर्म में पूछे एक फार्मूला याद रखिए, F फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2, ये था फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल 1, मतलब कि F21 इधर है, इधर क्या है F12, गॉट इट और नॉट, क्लियर है। तो F21 कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपन R21 का मॉड का स्क्वायर, R21 का कैप। और एक चीज़ तो दिख रहा है कि इसमें आगे पीछे होने से R21 हो या R12, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना भाई, डिस्टेंस तो सेम है इसके बीच का। बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, सेम ही है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, तो उसका स्क्वायर भी सेम होगा। तो ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी क्या दोनों सेम नहीं है, सेम है, सिर्फ क्या है डायरेक्शन डिफरेंट है। इसका डायरेक्शन उधर है ऊपर की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ। तो कुछ ऐसा नहीं करते कि इसके डायरेक्शंस में अपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे का, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस साइन से डिफरेंस है। तो अगर F12 इक्वल टू माइनस F21 कहें, वेक्टर F21 कहें, तो क्या ये वैलिड है, सिर्फ अपोजिट साइन की वजह से यहाँ माइनस साइन आ रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज both forces are same but the direction wise they are different and you can say opposite। तो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट बट द मैग्नीट्यूड इज सेम। तो कह सकते थे ना, पिछला में बताए थे कि दोनों चार्ज पार्टिकल पे Q1 पे और Q2 पे अगर फोर्स लगता है, इस पे इधर लगता है या इस पे इधर लगता है, तो दोनों पे जो मैग्नीट्यूड है Fe का वैल्यू है दोनों पे सेम होगा, मैं बताया था। और इस सेम था तभी तो कूलम ने एक ही लॉ दिया। और क्यों सेम है, क्योंकि Q1 Q2 दोनों उसमें इन्वॉल्व है। अगर Q1 या Q2 दोनों में से कोई एक नेगेटिव या पॉजिटिव भी होता है तो उसमें मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं दिखेगा, वो सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंस दिखती है, प्लस या माइनस है। चलिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं ये समझाना चाहूँगा। अब देखिए दो चार्ज पार्टिकल हैं, मान ली ये दो चार्ज पार्टिकल,
या चार्ज बॉडी, दो चार्ज बॉडी है, ये दोनों चार्ज, देखिए पहली बात तो कुछ एजम्पशंस, कूलम लॉ का कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, कूलम लॉ जो दिया गया ना, एज्यूम किया गया था कि ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए ही वैलिड है। तो कूलम्स लॉ में अगर बड़ा चार्ज पार्टिकल है तो थोड़ा सा कूलम्स लॉ एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा, बट हम लोग अगर बड़ा चार्ज पार्टिकल भी है ना, बॉडी भी है ना, तो उसको पॉइंट चार्ज पार्टिकल एज्यूम करके निकाल लेते हैं, उसका कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बीच दो बॉडीज़ के बीच का फोर्स। और अगर पॉइंट मानते हैं तो उसका सेंटर में मानेंगे। अब सारा चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे स्टोर्ड है, सारा चार्ज यहाँ पे स्टोर्ड है मान के चलेंगे। सेम चीज़, ये तो एजम्पशन था। दूसरी बात, कूलम्स लॉ जो दिए ना हम, वो स्पेस के लिए दी थी, एयर के लिए। अगर कोई मीडियम हो जाए तो मीडियम हो जाए तो एप्सिलॉन नॉट के जगह पे वहाँ एप्सिलॉन एम यूज़ करेंगे। गॉट इट, एप्सिलॉन एम यानी कि उस मीडियम का परमिटिविटी, और उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कूलम्स लॉ दोनों, मतलब ये लिमिटेशंस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दो बॉडी है जिसका मास m है, चार्ज q1 है, मास m1 है, इसका दो बॉडी है, मास m2 है, चार्ज q2 है। ठीक है, तो ये दोनों बॉडी के बीच में आपको पता है दो तरह का फोर्स लगेगा। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fg, दूसरा फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों हो सकता है। तो Fg और Fe दोनों लगेगा। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, Fg का फॉर्मूला कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस कितना होता है, G, कैपिटल G, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट m1 m2, मतलब m1 m2 इंटू m2 अपन डिस्टेंस, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है तो r का स्क्वायर, और Fe क्या पढ़े हम लोगों ने, तो ये k q1 q2 अपन r का स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए जी क्या है, यहाँ पे मैं ग्रेविटेशन चैप्टर में 11th में डिटेलिंग करूँगा। जी का वैल्यू, यूनिट और इसको कहते क्या वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, लिखने का स्पेस तो नहीं है, ये मैं 11th में डिटेलिंग पे डिस्कस करूँगा। देखिए ये जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यूनिट, वैल्यू एंड डायमेंशन क्लियर। डायमेंशन भी इसका निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बता चुके हैं। उसी तरीके से मैं यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। m1 m2 और r पता ही है। अब यहाँ k का मैं डिस्कस कर लिया। मैं चाह रहा हूँ कि दोनों के बीच का कंपैरिजन कर सकूँ। क्या कर सकूँ, कंपैरिजन कर सकूँ। तो कंपैरिजन करते हैं, चलिए कंपैरिजन क्या करिएगा, दोनों को डिवाइड करिएगा, है ना। जब डिवीज़न करते हैं तो मान लीजिए एफ ई को ऊपर रख दिया मैंने, नीचे वाले टर्म को ऊपर रखा, तो कुछ चीज़ें यहाँ से कटेगी, क्या R2 कटेगी, तो फाइनली क्या आएगा, अगर हम बात करें एफ ई बाई एफ जी की, तो जी बचेगा नहीं सॉरी, यहाँ के अब क्या बचेगा, के Q1 Q2 बाई जी M1 M2। अगर हम ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिए, अगर दोनों फॉर इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा 9.11 इंटू 10⁻⁻31। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए तो मास M1 M2 दोनों सेम हो जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो वो वैल्यू डाल देंगे, के का वैल्यू डाल देंगे। जब ये वैल्यूज डालते हैं और जी का वैल्यू मैंने लिख दिया, उसके बाद M1 M2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया, Q1 Q2 क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया था मैं लास्ट क्लास में 1.6 इंटू 10⁻⁹। दोनों वैल्यूज़ डालने के बाद हमको रिजल्ट जब आ रहा है तो वो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये दिस। अब एक चीज़ बताइए, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज 1.7 इंटू 10⁻43, मतलब समझ रहे हैं इतना ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशन के रेस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें
तो वो बहुत ज़्यादा है। तो कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ मच मच ग्रेटर। गेटिंग माई पॉइंट? तो मच मच ग्रेटर है, इसका मतलब है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं किसी बॉडी दो पॉइंट चार्ज के बीच का स्टडी करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगलेक्ट कर देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आजकल वीडियो ज़्यादा हो जा रहा है, तो वीडियो का टाइमिंग बढ़ जा रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी जितने सारे टॉपिक्स हैं मैं डिस्कस करूँगा। इसी तरीके से अगर आप लोगों का मोहब्बत बरकरार रहा तो मैं कंटिन्यूअस कम्प्लीटली 12th का पूरा सेशन ले आऊँगा, 11th का लाऊँगा, सारा चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस, क्वेरीज सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। बस आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।